कैदी ने लोहे के अपने बनाए हुए हुक को धीरे से खिड़की के रास्ते नीचे सरकाया, क्योंकि उसे जेल से भागना था, इसलिए उसका हर एक कदम बहुत संभल कर उठ रहा था। उसे डर था कि कोई भी गड़बड़ बाहर खड़े पुलिस वालों को अलर्ट कर देगी। तभी सामने वाले कैदी के इशारे पर वो हुक एकदम सही जगह पर जाकर दरवाजे की कुंडी में फंस गया। उसने हल्के से हुक को खींचा और बिना कोई आवाज किए वो छोटी सी खिड़की खुल गई। इसके बाद उसने बहुत आराम से कवर को नीचे किया ताकि कोई शोर न हो। फिर धीरे से अपना बायां हाथ बाहर निकाला ताकि बाहर का दरवाजा खोल सके, लेकिन तभी एक पुलिस वाला अचानक अंदर भागता हुआ आया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और आते ही उसने तुरंत दरवाजे को अंदर से कसकर लॉक कर दिया। फिर वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसे इस हालत में देखकर गाड़ी के अंदर मौजूद सभी कैदी घबरा गए। वे सब उससे बार बार पूछने लगे कि आखिर बाहर क्या हुआ है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन सब ने बाहर से जबरदस्त फायरिंग की आवाजें सुनी थी। लेकिन मार्टिन ने उनके सवालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप फर्स्ट एड बॉक्स के पास गया और उसमें से अल्कोहल और पट्टी निकाली। फिर उसने दर्द सहते हुए अपने पैर के उस हिस्से पर अल्कोहल डाला जहां उसे गोली छूकर निकल गई थी। ये सब देखकर वो कैदी भी रुक गया जो अभी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। वो वापस अपनी जगह पर छुपकर बैठ गया। मार्टिन अभी जमीन से उठा भी नहीं था कि तभी गाड़ी के बाहर से ड्रिल मशीन की तेज आवाज आने लगी। साफ था कि कोई बाहर से गाड़ी को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कैदियों को कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन ये आवाज सुनकर वे सब बहुत एक्साइटेड हो गए। वे शोर मचाने लगे कि मार्टिन उन सबको तुरंत बाहर निकाल दे। इस शोर शराबे से मार्टिन और ज्यादा परेशान हो गया और उसने पीछे मुड़कर उन सब पर जोर से चिल्लाया। फिर वो मॉनिटर के पास गया ताकि देख सके कि केबिन में क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि एक काले कपड़े पहने आदमी अंदर घुसा और उसने कैमरे का तार निकाल दिया। इसी बीच भागने की ताक में बैठे रामिस ने मौका देखकर मार्टिन पर हमला कर दिया। वो इस अफरा तफरी में उससे चाबियां छीनना चाहता था। मार्टिन को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, वो तुरंत उठकर लोहे का दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन रामिस ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजे के बीच में अपना पैर अड़ा दिया। फिर उसने मार्टिन की गर्दन दबोच ली। मार्टिन ने भी हार नहीं मानी और पलटवार करते हुए अपनी उंगलियां उसकी आंखों में गड़ा दी। दर्द के मारे रामिस ने पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दे दिया और फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगी। अफसोस की बात थी कि मार्टिन के पैर में चोट थी, इसलिए कुछ ही देर में रामिस ने उसे उठाकर कॉरिडोर में पटक दिया। तभी मार्टिन ने अपनी बंदूक निकाल ली और किसी तरह हालात को संभाला। लेकिन जैसे ही वो उठा ताकि रामिस को वापस सेल में बंद कर सके, तभी अचानक एक अजीब सी महक हर तरफ फैलने लगी। सेल में बैठे उस बूढ़े आदमी ने जब जमीन पर हाथ लगाया तो उसे पता चला कि वहाँ हर तरफ पेट्रोल फैला है। इससे पहले कि वो मार्टिन से मदद मांग पाता, छेद के रास्ते एक छोटी सी आग की लपट अंदर फेंकी गई। देखते ही देखते आग भड़क उठी और बगल वाले सेल की तरफ भी फैलने लगी। अगर तुरंत कुछ नहीं किया जाता तो सब लोग जिंदा जल जाते। ये देखकर मार्टिन सब कुछ छोड़कर तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेने भागा, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी बच नहीं पाया। जब मार्टिन ने वापस पलटकर देखा तो रामिस ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सारे सेल के दरवाजे खोल दिए थे। मार्टिन ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन सामने खड़े इतने सारे खूंखार कैदियों को सिर्फ एक बंदूक से डराना मुमकिन नहीं था। वे सब अपनी गिनती का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और उसे पीछे कोने में धकेल दिया। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब दोनों तरफ से मामला अटका हुआ था, तभी मार्टिन के पास रखे वॉकी टॉकी से अचानक आवाज आने लगी। उस पर किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। वो कौन है? अगर बचना चाहते हो तो दरवाजा खोल दो, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। उसके पास ग्रेनेड है। ये अचानक आई खबर सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। मार्टिन तो और भी ज्यादा घबरा गया था। ये तो सिर्फ कैदियों को ले जाने का एक नॉर्मल काम था, लेकिन अब उसके साथी मारे जा चुके थे और वो खुद भी फंस गया था। यहाँ तक कि उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि बाहर छुपा हुआ वो हमलवार आखिर चाहता क्या है। लेकिन उसके आसपास खड़े कैदी उसकी तरह इतना सब नहीं सोच रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्टिन की बंदूक में अब गोलियां नहीं बची हैं, तो वे सब किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़े। निहत्था मार्टिन उनका सामना नहीं कर पाया। उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर बहुत बुरी तरह पीटा। इसी छीना झपटी में उसकी चाबियां भी नीचे जमीन पर गिर गईं। उनमें से एक ने फुर्ती दिखाते हुए वो चाबियां उठा ली, लेकिन तभी सैंडी ने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। फिर उसने तुरंत चाबियां उठाई और बाकी लोगों की तरफ मुड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, बाहर खड़ा वो आदमी हम सबको मार डालेगा। इस बीच वो हमलावर कैमरे से गाड़ी के अंदर की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। जब उसने देखा कि मामला फिर से अटक गया है, तो उसने दोबारा वॉकी टॉकी उठाया और सबसे कहा कि अगर तुम लोग सैंडी को मेरे हवाले कर दो तो बाकी सबको कुछ नहीं होगा। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सबकी नजरें तुरंत सैंडी पर टिक गईं। और सैंडी भी उस आदमी की आवाज सुनकर पहचान चुका था कि वो कौन है। वो पूरी तरह टूट गया और रोते हुए सबको बताने लगा कि उस हमलावर का नाम मिगेल है। वो पहले एक बहुत ही कट पुलिस वाला था। एक हादसे की वजह से सैंडी ने उसकी शिकायत कर दी थी, जिससे उसकी नौकरी चली गई और वो आज तक उस बात का बदला लेने के लिए घूम रहा है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए, लेकिन उन कैदियों को इन पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपनी जान बचानी थी। वे मुड़े और सैंडी से चाबियां छीनने के लिए उस पर टूट पड़े। मार्टिन एक पुलिस वाला था, तो जाहिर है वो चुपचाप ये सब नहीं देख सकता था। वो तुरंत बीच बचाव करने लगा और एक कैदी से भिड़ गया, लेकिन इतने सारे लोगों के आगे सैंडी टिक नहीं पाया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने सबके सामने वो चाबी निगल ली। उधर मार्टिन को भी एक जोरदार मुक्का पड़ा और वो बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने देखा कि उसे और सैंडी को वापस एक सेल में बंद कर दिया गया है।
रामेश और बाकी लोग बात कर रहे थे कि क्या सैंडी का पेट चीरकर उसके अंदर से वो चाबी निकाल ली जाए। लेकिन तभी मिगेल की आवाज फिर से वॉकी टॉकी पर गूंजी। उसने साफ साफ कह दिया कि उसे सैंडी जिंदा चाहिए और फिर उसने पूरी गाड़ी की पावर सप्लाई काट दी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अंधेरे में ही कुछ औजार ढूंढे और जमीन को तोड़ने लगे, ये देखने के लिए कि क्या नीचे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उधर मिगेल को भी समझ आ गया था कि ये लोग सैंडी को बाहर नहीं ला सकते, इसलिए उसने अपनी शर्त बदल दी। उसने कहा कि अगर सैंडी सच सच वो बात बता दे जो वो जानना चाहता है तो वो बाकी सबको छोड़ देगा। लेकिन सैंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार यही कहता रहा कि उसे कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर मिगेल ने कुछ और नहीं कहा, वो बस चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े गाड़ी को दूर की तरफ चलाता रहा। चलते चलते जब वो एक जमी हुई झील के बीचों बीच पहुंचा तब जाकर उसने गाड़ी रोकी। इस समय तक सुबह की रोशनी हो चुकी थी। काफी देर तक सोचने के बाद मिगेल अपनी बंदूक लेकर गाड़ी से नीचे उतरा और उसने जमीन पर जमी बर्फ की तरफ निशाना साधा। टायरों के आसपास की बर्फ को तोड़ने के बाद, वहां से जाने के बाद जब उसे समझ आ गया कि वो वापस वैन में नहीं जा सकता, तो उसने तय किया कि वो अपने ही हाथों से ये सब खत्म कर देगा। जल्द ही टूटी हुई बर्फ बड़े हिस्से में धंसने लगी और भारी भरकम सिक्योरिटी वैन भी धीरे धीरे झील के तल की तरफ डूबने लगी। झील का पानी टॉयलेट और दूसरी दरारों से तेजी से वैन के अंदर भरने लगा। जो लोग अब तक आपस में उलझे थे वो अचानक बुरी तरह घबरा गए। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि बिना चाबी के वैन में मौजूद हर एक इंसान की इस ठंडे पानी में डूबकर मरना तय था। जैसे ही झील का पानी उन सबको पूरी तरह निगलने ही वाला था, मार्टिन से और रहा नहीं गया। उसने बता दिया कि वैन में बाहर निकलने का एक और रास्ता है जो ऊपर लाइट के कवर के पीछे छुपा है। उसने ये बात पहले इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर मिगेल अंदर आ गया तो उन सबकी मौत और भी जल्दी हो जाएगी। ये सुनते ही रामेश ने बिना एक पल सोचे तुरंत चाबी उठाई, हथकड़ी खोली और उन दोनों को आजाद कर दिया। तब तक वैन पूरी तरह झील के तल में डूब चुकी थी। मौत का खौफ सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। अब वो बस पूरी जान लगाकर उस निकास की तरफ तैर सकते थे। ब्लॉन्डी लड़का सबसे पहले तैरकर पानी से बाहर आ गया। रामेश भी उसके ठीक पीछे था, लेकिन मार्टिन को अच्छे से तैरना नहीं आता था और वो आखिरी पल में बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से रामेश ने उसे देख लिया और बचाकर ऊपर ले आया। इस पूरी वैन में से अब बस यही 3 लोग जिंदा बचे थे। थोड़ी दूर पर ब्लॉन्डी ने उन्हें घूर कर देखा और तुरंत मुड़कर वहां से भागने लगा। लेकिन उसी वक्त मिगेल ने पीछे मुड़कर देखा और ब्लॉन्डी को जिंदा देखकर अपनी बंदूक लोड की और उसके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ रामेश अभी भी मार्टिन की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने कई